हेलो बच्चों, मैं रोहित कुमार एक न्यू वीडियो के साथ आप लोगों के पास आया हूं। आज हम लोग का टॉपिक्स है 10th क्लास के प्रथम अध्याय, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। इसका नाम क्या है? वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं कि वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर क्या होते हैं। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक, रियल, रियल मतलब जो हकीकत में है। जैसे ये मार्कर है तो है, ये बोर्ड है तो है, उसी प्रकार रियल नंबर जो है तो है। जैसे जैसे 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार। तो ये क्या हो गया? वास्तविक संख्या है। क्या हो गया? वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या जो है दो प्रकार के होते हैं। वास्तविक संख्या कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक जो है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। वास्तविक संख्या कितने प्रकार के होते हैं? दो। कौन कौन? एक परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या। एक परिमेय संख्या, दूसरा अपरिमेय संख्या। तो देखिए अब परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या किसे कहते हैं? कह रहा है कि जिस संख्या को p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। किस रूप में लिख सकते हैं? p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। जिस संख्या को p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, तथा कंडीशन है कि q जो है जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। q बराबर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो उसे क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। फिर से देखिए, परिमेय संख्या, जिस संख्या को, कोई भी संख्या रहे, जिस संख्या को p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। किस रूप में लिखे? p बटे क्यू के रूप में। जिस संख्या को p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, तथा q बराबर क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। उसे क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। उसे क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। जैसे उदाहरण हो गया, एग्जाम्पल जीरो। जीरो को भी आप लोग पहले से ही जानते हैं कि कोई भी संख्या है तो उसके नीचे में क्या छिपा हो रहता है? एक। तो 0/1। तो ये जो है q बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। q बराबर जीरो नहीं है तो इसलिए ये भी परिमेय है। जीरो परिमेय हो गया। 2 4 1 3, ये सब क्या है? सब के नीचे में एक छिपा हुआ है, p बटे q के रूप में है, तो इसलिए ये सब क्या हो गया? परिमेय संख्या। 2/3 4/6, ये सभी क्या है? परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या में हो गया कि रूट में रहे, अगर उसका जो है वर्गमूल निकल जाए तो वो भी परिमेय संख्या हो जाएगा। फिर अपरिमेय संख्या देखिए। अपरिमेय संख्या, जो संख्या रूट में रहे और रूट से बाहर नहीं निकले। रूट में रहे, ये करनी जिसको कहते हैं, इस प्रकार रूट में रहे, इससे बाहर नहीं निकले, तो क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। या जिस संख्या को p बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, p बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे एग्जाम्पल हो गया 7, ये बाहर नहीं निकल सकता है। √12, √5, √3। और इसमें एक याद रखने वाला चीज है, इसको कहते हैं पाई। क्या कहते हैं? पाई। ये कई बार जो है आप लोगों क्लास में बोर्ड एग्जाम में, 10th का बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि पाई क्या है। तो पाई क्या है? अपरिमेय संख्या। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या। अब देखिए कि परिमेय संख्या जो है दो प्रकार के होते हैं। परिमेय संख्या कितने प्रकार के? दो प्रकार के। परिमेय संख्या कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कौन कौन? पूर्णांक और भिन्न। पूर्णांक और भिन्न। पूर्णांक और भिन्न। शुरू से दिमाग में इस ढांचा को जो है उतारिए, बैठाइए। क्या बोले? अभी क्या पढ़ रहे हैं? अध्याय 1 है, क्या नाम है? वास्तविक संख्या। क्या नाम है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कौन कौन? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। फिर अपरिमेय संख्या हो गया, खत्म हुई। फिर परिमेय संख्या आगे बढ़ा। परिमेय संख्या कितने प्रकार के? दो। कितने प्रकार के? दो। कौन कौन? तो पूर्णांक और भिन्न। पूर्णांक और भिन्न। पूर्णांक और भिन्न। भिन्न को ही कहते हैं दशमलव। भिन्न को क्या कहते हैं? दशमलव। इसके बारे में जो है आप लोगों के चैप्टर में दिया हुआ है, इसके बारे में अच्छा से डिटेल से पढ़ेंगे। पहले इसको खत्म कर देते। पूर्णांक देखिए, तो पूर्णांक हो गया कि धनात्मक और ऋणात्मक संख्या के समूह को क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। धनात्मक और ऋणात्मक संख्या के समूह को क्या कहते हैं? पूर्णांक। यहाँ मान लीजिए कि एक जो है कोई लड़का है, उसका ये है झोला, ठीक है, इसका झोला है ये। इसमें जो है धनात्मक संख्या है 7 8 1 2 3 5, ऋणात्मक संख्या भी है, ऋणात्मक संख्या में। तो ये जो है ये क्या हो गया? पूर्णांक हो गया। क्या हो गया? पूर्णांक। तो धनात्मक और ऋणात्मक संख्या के समूह को क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। धनात्मक और ऋणात्मक संख्या के समूह को क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। अब पूर्णांक भी जो है
दो प्रकार के होते हैं। पूर्णांक में कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन? तो इसमें देखिए एक ऋणात्मक संख्या आ रहा है, दूसरा अऋणात्मक या जिसको धनात्मक भी कह सकते हैं। तो पूर्णांक कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पूर्णांक कितने प्रकार के? दो। कौन कौन? तो धनात्मक, ऋणात्मक या अऋणात्मक। ऋणात्मक या अऋणात्मक, ठीक है। ऋणात्मक एक हो गया और दूसरा अऋणात्मक, जिसको कि क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या भी कहते हैं। अऋणात्मक को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। तो ऋणात्मक क्या हो गया कि जो ऋण में रहे, माइनस में रहे, माइनस में रहे, जैसे -7, -2, -3 डॉट 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 अनंत तक हो जाएगा ऋणात्मक। अऋणात्मक या पूर्ण संख्या क्या हो गया कि 0, 1, 2, 3, 4 जो धन में है, ठीक है, ये अऋणात्मक हो गया। अऋणात्मक को ही क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। अऋणात्मक को ही क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। फिर अब अऋणात्मक जो है दो प्रकार के होते हैं। अऋणात्मक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। अऋणात्मक कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कौन कौन? तो शून्य और प्राकृतिक संख्या। शून्य और प्राकृतिक संख्या। शून्य और प्राकृतिक संख्या। तो जब शून्य बाहर निकल गया तब इसमें बचा 1, 2, 3 प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या आप लोग को पता ही होगा कि गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? 1। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1। अब जो है प्राकृतिक संख्या को जो है अलग अलग बांटा गया, जैसे सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या, जुड़वाभाज्य संख्या। तो ये सब जो है प्राकृतिक संख्या को ही कैटेगराइज किया गया है। तो एक बात और आप लोग यहाँ दिमाग में बैठाइएगा कि कोई एक संख्या है जैसे 6, कोई एक संख्या जैसे 4, तो क्या ये केवल प्राकृतिक संख्या हो सकता है? क्या ये केवल जो है सम संख्या हो सकता है? क्या यह केवल जो है पूर्ण संख्या हो सकता है? नहीं, ये जो है सब हो सकता है, ठीक है। एक संख्या जो है अलग अलग प्रकार के संख्या हो सकते हैं। जैसे आप बोलिए, आप जैसे आप मान लीजिए कि आप जो है लड़का है और आपका नाम है राम, तो आप जो है किसी के लिए क्या है? भाई भी है। किसी के लिए क्या है? भाई। किसी के लिए क्या है? किसी के लिए भाई है। किसी के लिए क्या है? चाचा भी है। किसी के लिए क्या है? चाचा भी है। किसी के लिए क्या है कि मामा भी है। किसी के लिए क्या है? मामा। लेकिन आप हैं अकेले, लेकिन आप देखिए किसी के लिए भाई हो गए, किसी के लिए चाचा, किसी के लिए मामा। उसी प्रकार ये 6 एक संख्या है, तो ये जो है प्राकृतिक भी हो सकता है, प्राकृतिक संख्या भी, प्राकृतिक संख्या भी, पूर्ण संख्या भी हो सकता है, पूर्ण संख्या, सम संख्या भी हो सकता है। तो एक से अधिक जो है हो सकता है। इस बात को आप लोग जो अच्छे तरह से दिमाग में बैठाइए। चलिए अब हम लोग प्राकृतिक संख्या के बारे में समझते हैं। देखिए प्राकृतिक संख्याएं, गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। अभी बोलेंगे चलो राहुल गिनती करो, तो क्या करोगे? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 करना शुरू। तो यानी 5 से शुरू होता है नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4 डॉट 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 अनंत तक जाएगा। तो प्राकृतिक संख्या समझे कि गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या में जो है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1। अब देखिए कि दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं का मौसम जो है 1 होता है। दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं का मौसम कितना होता है? 1। एग्जाम्पल जैसे समझते हैं कि जैसे 2, 3 ये दो लगातार है, इसका जो है मौसम निकालेंगे तो कितना आएगा? 1। चलिए देखते हैं। 2, 2 एकम 2, यहाँ बचा 1, उतरा 2, 1 दूनी 2 कैंसिल। तो मौसम कितना आ गया? 1। मौसम कितना आ गया? 1। दूसरा लेते हैं जैसे 8, 9, तो 1 मरते में लगेगा 8, 1 उतरा 8, 8 फिर में 8 कैंसिल। मौसम कितना आ गया? 1। मौसम कितना आ गया? 1। तो दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं का मौसम कितना होता है? 1। दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं का मौसम 1। अब जो है लगातार n तक के प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर सूत्र होता है, उसको जो है लगातार n तक के प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर सूत्र होता है n इंटू n प्लस 1/2, n इंटू n प्लस 1/2, ठीक है, ये होता है। चलिए अब देखते हैं लगातार n तक के प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर क्या सूत्र होता है? n इंटू n प्लस 1/2, जहाँ n जो है अंतिम संख्या है, जहाँ n क्या है? अंतिम संख्या है। एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं। जैसे हो गया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस 12। तो n बराबर यहाँ जो है n अंतिम संख्या हो जाएगा। अंतिम संख्या क्या है? 12। तो सूत्र क्या होता है? लगातार n तक के प्राकृतिक संख्या का योग बराबर n इंटू n प्लस 1/2, n इंटू n प्लस 1/2। तो n कितना है? 12 इंटू n कितना है? 12 प्लस 1/2, 2 एकम 2, 2 छाके 12। तो 6 गुना 12 1 13, 13 छाके 78। ये क्या हो जाएगा? आंसर। तो लगातार n तक के प्राकृतिक संख्या का योग बराबर क्या सूत्र होता है?
n इंटू, चलिए अब हम लोग सम संख्या को समझते हैं। तो देखिए सम संख्या क्या होता है कि जिस संख्या में 2 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाए उसे क्या कहते हैं, सम संख्या। सम संख्या, जिस संख्या में 2 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाए उसे क्या कहते हैं, सम संख्या। जैसे हो गया 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। तो सबसे छोटी सम संख्या जो है 2 है। सबसे छोटी सम संख्या कौन है, 2। सबसे छोटी सम संख्या क्या है, 2। दो लगातार सम संख्याओं का मौसो जो है 2 होता है। दो लगातार सम संख्या का मौसो कितना होता है, 2। एग्जाम्पल में जैसे 4 6 दो लगातार सम संख्या है, तो 4 से 6 का दोनों का जो है मौसो निकालेंगे तो एक बार में लगेगा 4, बचेगा 2, उतरेगा 4, 2 दूने 4। तो इसका जो मौसो हो गया, मौसो कितना हो गया, 2। तो दो लगातार सम संख्याओं का मौसो कितना होता है, 2। दो लगातार सम संख्याओं का मौसो कितना होता है, 2। लगातार n तक के सम संख्याओं का योग बराबर सूत्र होता है x इंटू एन बटे 2 प्लस 1। x इंटू एन बटे 2 प्लस 1। जहां जो है ये n जो है अंतिम संख्या, जहां n अंतिम संख्या है, n बराबर अंतिम संख्या, और n बटे 2 जो है बराबर है x के। n बटे 2 किसके बराबर है, x के। तो चलिए अब हम लोग जो इस सूत्र को समझते हैं कि लगातार n तक के सम संख्याओं का योग बराबर सूत्र होता है x इंटू एन बटे 2 प्लस 1। इसको समझते हैं। तो देखिए लगातार n तक के सम संख्याओं का योग बराबर सूत्र होता है x इंटू एन बटे 2 प्लस 1। तो उदाहरण से समझते हैं इसको, जैसे 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस डॉट 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 प्लस 20। तो यहाँ जो है n बराबर क्या हो जाएगा, 20। n बराबर अंतिम संख्या होता है तो क्या हो जाएगा, 20। उसके बाद जो हमको निकालना n बटे 2, यानी 20 बटे 2 कितना हो जाएगा, 10। और इसी के बराबर है x। तो सूत्र बैठाते हैं और मान बैठाते हैं, देखिए तुरंत कैसे निकल जाएगा। x इंटू एन बटे 2 प्लस 1। तो x जो है n बटे 2 के बराबर है और n बटे 2 कितना है, 10। तो 10 और n बटे 2 कितना निकालिए, 10 और प्लस 1। तो 10 इंटू 10 1 11, 11 के दाएं 110। क्या हो गया, आंसर। अब चलिए हम लोग विषम संख्या को समझते हैं। किस संख्या को समझते हैं, विषम संख्या को। तो विषम संख्या का परिभाषा कहता है कि जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगे, जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगे उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट। तो सबसे छोटी विषम संख्या जो है 1 है। सबसे छोटी विषम संख्या क्या है, 1। सबसे छोटी विषम संख्या 1। और दो लगातार विषम संख्या का मौसो जो है 1 होता है। दो लगातार विषम संख्या का मौसो कितना होता है, 1। जैसे 7 9 ये दो लगातार विषम संख्या, इसको ले लेते हैं, इसका मौसो निकालते हैं। तो एक बार में लगेगा 7, बचेगा 2, उतरेगा 7, 2 तिया 6, बचेगा 1, उतरा 2, 2 बार में 2 कैंसिल। तो मौसो कितना हो गया, मौसो 1। तो दो लगातार विषम संख्याओं का मौसो कितना होता है, 1 होता है। दो लगातार विषम संख्याओं का मौसो कितना होता है, 1। अब देखिए कि यहाँ लगातार n तक के विषम संख्याओं का योग बराबर सूत्र होता है n प्लस 1 बटे 2 इसका होल स्क्वायर। n प्लस 1 बटे 2 इसका होल स्क्वायर। n प्लस 1 बटे 2 का होल स्क्वायर, ये जो है लगातार n तक के विषम संख्याओं का योग बराबर सूत्र होता है, जहाँ n जो है अंतिम संख्या, जहाँ n क्या है, अंतिम संख्या। उसके बाद जो है एग्जाम्पल के थ्रू समझे इसको, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डॉट 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 प्लस 19। तो यहाँ जो है n बराबर क्या है, 19। तो सूत्र क्या होता है, n प्लस 1 बटे 2 का होल स्क्वायर। तो n कितना है, 19 प्लस 1 बटे 2 इसका होल स्क्वायर। 19 1 20 बटे 2 इसका होल स्क्वायर। 2 एकम 2, 10 दूने 20, 10 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100। आंसर। अब देखिए भाज्य संख्या जिसको यौगिक संख्या कहते हैं, अभाज्य संख्या जिसको रूट संख्या कहते हैं, उस को समझने से पहले गुणनखंड के बारे में समझते हैं। फैक्टर, गुणनखंड के बारे में। तो देखिए गुणनखंड क्या होता है, जैसे कोई संख्या लिखा है 12। तो 12 जो है जिस जिस संख्या से कटेगा, 12 जिस जिस संख्या से कटेगा तो सब जो है इस 12 का गुणनखंड हो जाएगा। जैसे 1 से 12 कट रहा है तो 12 का गुणनखंड 1 ही है।
2 से 12 कट रहा है तो 12 का गुणनखंड 2 भी है। 3 से 12 कट रहा है तो 12 का गुणनखंड 3 भी है। 4 से 12 कट रहा है तो 12 का गुणनखंड 4 भी है। 6 से 12 कट रहा है तो 12 का गुणनखंड 6 भी है। और 12 से 12 कट रहा है तो 12 का गुणनखंड 12 भी है। तो ये क्या हो गया? गुणनखंड। जैसे फिर दूसरा उदाहरण 4, 4 का गुणनखंड क्या हो जाएगा? तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। तो ये किसका क्या है? गुणनखंड है। तो गुणनखंड मतलब होता है कि कोई संख्या है, उस संख्या जिस जिस संख्या से कट रहा है उस सब संख्या उस संख्या का क्या हो जाएगा? गुणनखंड हो जाएगा। अगर आप लोग समझ पा रहे हैं गुणनखंड का मतलब तो कमेंट में बताइए कि ये 14 का गुणनखंड जो है क्या क्या होगा। चलिए अब हम लोग भाज्य संख्या, जिसको यौगिक संख्या भी कहते हैं, उसको समझते हैं। तो भाज्य संख्या या जिसको यौगिक संख्या भी कहते हैं, तो कह रहा है कि जिस संख्या का गुणनखंड कम से कम 3 हो, जिस संख्या का गुणनखंड कितना हो? 3 हो। जिस संख्या का गुणनखंड 3 हो उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। या अथवा दूसरा परिभाषा होता है कि जो संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से भी कटे, एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से भी कटे, उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं, या उसी को क्या कहते हैं? यौगिक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? यौगिक संख्या। जैसे हो गया कि 4, 4 देखिए एक और स्वयं के अलावा, एक और स्वयं 4 के अलावा जो है 2 से भी कटता है, एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से भी कटे, उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। 4 हो गया, 6 हो गया, 8, 9, 10, 12 इत्यादि इत्यादि डॉट डॉट डॉट। सबसे छोटी भाज्य संख्या जो है 4 होता है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4 है।